हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन दोस्तों ट्यूटोरियल 9 सोल्व करते हैं। तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सी थ्योरी बता देता हूँ ट्यूटोरियल 9 और 10 की क्या यूज़ होती है। तो दोस्तों नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, सिस्टम का नॉट इक्वल टू जीरो होता है और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इनर्शियल फ्रेम होता है। अर्थ क्या है, अपना रोटेटिव फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यदि मैं एक कंसिडर कर लूँ एस फ्रेम जिसमें एक्स आई वाई आई और जेड आई जो कंपोनेंट है वो इनर्शियल फ्रेम है, तो वो जो रेस्ट पे है। और यहाँ पर जो एक्स आर और ये जेड एक्सिस के अलावा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर एक्स आर वाई आर और जेड आर क्या है, रोटेटिंग फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं, रोटेटिंग फ्रेम है। तो एड एस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वाई आर, और एक्स आर क्या है, ये रोटेटिव फ्रेम के कोऑर्डिनेट है, और एक्स आर क्या है, मेरा रोटेटिव फ्रेम है, और एस क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। मतलब इनर्शियल फ्रेम है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आई आर आई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, इसलिए एक्स आई और जेड आर क्या है, एक ही है। अब मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है ऊपर पार्टिकल। अब यहाँ पर एक पॉइंट पार्टिकल पी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। यदि मैं इसको एस फ्रेम से देखूँ या एस डेस फ्रेम से देखूँ तो ये दोनों क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बहुत विल भी सेम होगा क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग ये कर रहा है। बट नाउ इफ यदि पार्टिकल पी स्टेशनरी है इन द फ्रेम एस के, द ऑब्जर्वर इन द रोटेटिव फ्रेम एस डेस विल सी दैट द पार्टिकल्स इज मूविंग करेगा अपोजिट विद द लीनियर वेलोसिटी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। मतलब ये मैं इसको रोटेटिव फ्रेम से देखता हूँ तो मेरा रोटेटिव फ्रेम का जो वेलोसिटी होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में माइनस ओमेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से लीनियरली अपोजिट मूव करेगा। ठीक है। अब ये यूज़ होगा यदि मैं फॉर ए चीज़ के लिए करने का तो डी ए अपॉन डी टी रोटेटिव फ्रेम इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी इनर्शियल फ्रेम माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब इनर्शिया टेंसर क्या होता है, इसका करेंगे जब टू द स्टार्ट होगा। हाँ। अब ट्यूटोरियल 9 का पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम दे रखा है, आर इज रोटेटिंग कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया है विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पर जो इनर्शियल फ्रेम लेना है दोस्त, मेरा जो इनर्शियल फ्रेम अपना है वो इनर्शियल फ्रेम मेरे को क्या लेना है, एल। इनर्शियल फ्रेम एल लेना है। ठीक है। बाय कंप्यूटिंग द रिलेशन बिटवीन द, मेरे को रिलेशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, रोटेटिंग फ्रेम, जो रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब रोटेटिंग फ्रेम अर्थ की बात कर ले, रोटेटिंग फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम मतलब जो एल है उसके बीच में रिलेशन निकालना है और राइट डाउन करना है न्यूटन सेकेंड लॉ को इन रोटेटिंग फ्रेम आर में, और आइडेंटिफाई करो सेंट्रीफ्यूगल और कोलियस फोर्स की टर्म। अपन जानते हैं कि फॉर एनी वेक्टर ए, यदि कोई भी वेक्टर ए होता है उसके लिए ये रिलेशन लिखा जा सकता है जिस प्रकार मैंने अभी ऊपर बताया। यदि पोजीशन वेक्टर के लिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और इसको और अच्छे से आप कर सकते हो जब इसको एस और एस डी एस फ्रेम से निकालते हो तो इसको अपन और से अच्छे से कर सकते हैं। तो डी ए अपॉन एनी वेक्टर हो जाए तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है डी ए अपॉन डी टी एल फ्रेम मतलब इनर्शियल फ्रेम इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यदि रोटेटिव फ्रेम का निकालना उधर चल जाएगा माइनस ओमेगा क्रॉस ए निकल जाएगा। ठीक है। एल क्या था, मेरा इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम के लिए यहाँ पर निकला। तो अप्लाई करना इस पोजीशन के लिए तो इज इक्वल टू आर, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर इस डी आर अपॉन डी टी को मैं क्या रख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो वी एल इज इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब एक्सलेरेशन क्या होता है, डी वी एल अपॉन डी टी होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इनर्शियल फ्रेम का एक्सलेरेशन निकालना है, क्योंकि एक्सलेरेशन क्या बताना, रिलेशन बताना था डी आर अपॉन डी टी का एल। तो ये क्या निकल जाएगा, डी अपॉन डी टी डी वी एल अपॉन डी टी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कोई भी एनी वेक्टर ए, तो यहाँ पर वेक्टर क्या आ गया, वी आ गया, तो यहाँ पर वी एल हो जाएगा और ओमेगा क्रॉस वी एल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में लग जाएगा और एनी वेक्टर ए। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, यूज़ आएगा आपके लिए बहुत अच्छे से। तो डी वी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वी एल अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस है, तो यहाँ पर ए की जगह रख दिया और यहाँ पर ए की जगह रख दिया। तो ए एल इज इक्वल टू डी अपॉन डी। अब वी एल की वैल्यू जो है यहाँ पर ऊपर निकाली थी अपन पोजीशन वेक्टर से, तो यहाँ से रख सकते हैं वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ये वी एल की वैल्यू रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, प्लस ओमेगा वी एल इज इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर।
डी वी आर अपॉन डी टी का रोटेटिंग फ्रेम में प्लस ओमेगा क्रॉस टी आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, क्योंकि इसका करूँगा दो प्रोडक्ट आएगा, एक तो आर के रेस्पेक्ट में आएगा और एक ओमेगा बाहर निकलेगा और डी वी आर ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर निकल डी आर अपॉन डी टी से रुक जाएगा। यदि मैं ओमेगा रेस्पेक्ट में करूँगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ये ओमेगा क्रॉस वी आर चल रहा है और ओमेगा क्रॉस ओमेगा इंटू आर। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया ए एल इज इक्वल टू डी वी आर अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी आर की जगह यहाँ पर आप वी आर भी लिख सकते हो और ये डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हो प्लस ओमेगा क्रॉस ओमेगा। अब यहाँ से देख लो, इस डी वी आर अपॉन को ए आर लिख दिया है, ओमेगा क्रॉस, अब ये दोनों सम हो जाएंगे तो इसको वी आर लिख सकता हूँ, इसको वी आर लिख सकता हूँ, तो टू इंटू ये दोनों सेम है तो टू इंटू ओमेगा क्रॉस वी आर लिख दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस ओमेगा। अब ये क्या है मेरा लेफ्ट फ्रेम, मतलब क्या है मेरा इनर्शियल फ्रेम है, और ये ए आर क्या है मेरा रोटेटिंग फ्रेम है। इसको न्यूटन्स लॉ का यूज़ करना तो एम ए आर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको एम ए आर लिख सकता हूँ और मास का वो साइड मतलब वो साइड मल्टीप्लाई करने से ये फोर्स बन गया, ये क्या बन गया इनर्शियल फोर्स बन गया, ये रोटेटिंग फोर्स बन गया। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स मेरे पास बन रही है तो ये इस प्रकार से इक्वेशन आ गई मेरे। तो रोटेटिंग फ्रेम इज इक्वल टू ये इधर से चल जाएगा इनर्शियल फ्रेम माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस टू एम ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो मेरा है ये मेरा क्या है दोस्तों कोरिलियस फोर्स बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं कोरिलियस फोर्स बोलते हैं। और ये जो चीज़ आई है यहाँ पर ये जो दो टर्म्स एक्स्ट्रा जो आई है फोर्स की रोटेटिंग फ्रेम में, ये लेफ्ट फ्रेम के अलावा ये कोरिलियस फोर्स की टर्म में आई है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई है। ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोरिलियस फोर्स क्या हो गया है मेरा दोस्त, तो कोरिलियस फोर्स हो गया है माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी आर। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये अपन ने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं इसको पूछ रहा था कि लेट करो कि जी नोट डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण एट द सरफेस ऑफ द अर्थ नेगलेक्टिंग अर्थ रोटिंग, मतलब एक अर्थ को अपन को बिना रोटेट करे हुए मान लो जब जी लगेगा उसको जी नोट है, तो कैलकुलेट करो इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन का अबाउट इस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू जी वेक्टर एट अ प्लेन हैविंग द कोलेटिट्यूड थीटा विच इज़ अ मेजर विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ पोल। तो दोस्तों इसको अपन ने क्या करना है कि रोटेटिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड को बताना है। तो ये अपना अर्थ है, दैट इज़ ये मेरा अर्थ है। अर्थ पर दोस्तों ये ओरिजन है, ये इक्वेटर लाइन है, ये नॉर्थ और साउथ क्या है पोल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मास पी मैंने कंसीडर कर लिया एम मास का, जो यहाँ पर सेंटर ओ से कनेक्ट हो रहा है आर रेडियस का, क्योंकि अर्थ की रेडियस क्या होती है कैपिटल आर होती है। यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल मैंने कंसीडर कर लिया और स्मॉल आर यहाँ पर रेडियस बना रहा है। और यहाँ पर जो लेटीट्यूड ये जो थीटा एंगल बना रहा है इसलिए अपन लेटीट्यूड बोलते हैं, तो ये थीटा एंगल कंसीडर कर रहा है। जब सबसे पहले मैं बोला गया था कि अर्थ इज़ नॉट रोटेट, अर्थ कोई रोटेट नहीं कर रही, तो इस पर ग्रेविटेशन पुल लगेगा जो होगा एम जी, जो टूवर्ड द सेंटर की तरफ लगेगा। तो इस पर फोर्स जो लगेगा दोस्तों ग्रेविटेशन पुल एम जी लगेगा। जब अर्थ रोटेट नहीं, क्वेश्चन बोला गया ना कि पहले अर्थ रोटेट नहीं कर रही है फिर बाद में क्या कर रहा है अर्थ रोटेट करने पर एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट करा वो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो बता एम जी। अब ये स्मॉल सर्कल मैंने कंसीडर कर लिया है ये, और ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा होगा वो ये एंगल थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, जब अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो ओनली एम जी फोर्स लगेगा। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी तो नेट फोर्स क्या होगा, तो भाई जब अर्थ रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी तो ये सर्कल ये जो अर्थ, तो आपको पता है कि 24 घंटे जो अर्थ होता है जब अर्थ रोटेट नहीं करते मास पी पर ओनली फोर्स लगता है टूवर्ड द सेंटर की तरफ एम जी। जब अर्थ रोटेट करना स्टार्ट हो जाती तो तुझे पता है कि जो अर्थ होती है भाई
वो 24 घंटे घूमती रहती है, 24 आवर घूमती रहती है, तो घूमती रहती है तो ये स्पिन स्पिन करेगी। तो ये जो पार्टिकल, ये जैसे तुम बॉल भी एक बॉल मान लो, इस तरह ये मैं एक बॉल मान लेता हूँ, ये भाई अर्थ मान लो इस बॉल को। तो यहाँ पर एक आपका सेंटर है, दैट इज़ अ पॉइंट पी है, जो एंगल थीटा बना रहा है ये इस पर। अब आपको जब मैं अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा तो ये इस प्रकार से ही, ये जो पॉइंट पी है इस प्रकार से ही स्मॉल सर्कल बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। इसको देखो मैं ऐसे ही रोटेट कराता हूँ, ये रोटेट कराने की कोशिश करूँ, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊँ ये, तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा, तो ये जो पॉइंट पी होगा, ये जो पॉइंट पी होगा मेरे भाई, ये जो पॉइंट पी होगा, ये अपनी एक्सिस के अबाउट ये सर्कल की तरह मूव करेगा इस तरह। तो इसी प्रकार है, उसी प्रकार यहाँ पर है। तो ये रोटेटिंग फ्रेम, जब ये पार्टिकल पी, जब ये जो अर्थ है ये रोटेट करने लग जाएगा, तो पार्टिकल पी इस प्रकार से स्पिन मोशन करें, क्योंकि जो अर्थ होता है 24 घंटे में स्पिन मोशन करता है, तो इस प्रकार से अपनी एक्सिस, ये एक्सिस जेड के अराउंड क्या करेगा, स्पिन मोशन करने लग जाएगा। तो इस प्रकार सर्कुलर मोशन का निर्माण कर देगा। तो ये सर्कुलर मोशन इस पार्टिकल पी पर लगेगी। तो ये जो होता है पार्टिकल पी पर एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक mg तो लगेगा सनी टूवर्ड द सेंटर की तरफ, इसके अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा mr², क्योंकि जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये हमारे स्क्वायर, अब ये क्या पर अर्थ इज रोटेट कर रहा है, देन अब अर्थ रोटेट करने लग गया तो एक सेंट्रिक सर्कुलर मोशन करने लग गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, mr², पहले ये रोटेट नहीं कर रहा था तो ओनली mg लग रहा था, अब mg के साथ साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इस लाइन को भाई आगे बढ़ाया, ये तो थीटा इज इक्वल टू ये थीटा सेम आ गया। तो ये mr² कंपोनेंट क्या हो गया, mr² कोस थीटा, mr² कोस थीटा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, mg माइनस mr² कोस थीटा। अब क्योंकि मास पी पर एक्सेलरेशन जी नहीं लगेगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब जी बदल जाएगा। तो mg फोर्स को लिख दिया, mg जी इफेक्टिव इज इक्वल टू mg माइनस mr² कोस थीटा। तो जी इफेक्टिव जो होगा जी माइनस r² कोस थीटा। अब ट्रेंगल ओ ए पी से ट्रेंगल क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, r कोस थीटा, कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर कोस थीटा। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, कैपिटल आर कोस थीटा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया कैपिटल आर कोस थीटा, कैपिटल आर कोस थीटा। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव हो गया जी माइनस r² ओमेगा² कोस, क्योंकि r कोस थीटा था तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो r ओमेगा² कोस स्क्वायर थीटा अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ट्रायंगल से अपन निकालिए r का कंपोनेंट, r इज इक्वल टू r कोस थीटा था। अब इक्वेटर पर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेटर लाइन क्या होती है, तो इस पर लेटिट्यूड एंगल जो थीटा है, यहाँ लेटिट्यूड है तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो जी माइनस r ओमेगा²। और जब पोल की बात करूँगा तो पोल पर भाई ये जो पॉइंट पी यहाँ पर पोल पर आ जाएगा, नॉर्थ पोल पर, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 90 हो तो जी इफेक्टिव जी हो जाएगा। मतलब पोल पर क्या होता है दोस्तों, ग्रेविटेशन चेंज नहीं होता, रोटेटिंग फ्रेम या रेस्ट फ्रेम हो उस पर। अब तुम्हें पता है कि पोल पर जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा कंपेयर टू इक्वेटर से, इस प्रकार से अपन ने कर लिया है। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रीड करने को बोला तो इसको छोड़ सकते हैं, 4 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब 4th क्वेश्चन बोला गया है, कंसिडर करना है फ्रिक्शन लेग्स बुक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, रोटेटिंग टर्न टेबल है, दैट इज अ रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एक टेबल है दोस्तों जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में क्या कर रही है, ओमेगा वेलोसिटी से, यहाँ पर ओमेगा मतलब ये मान रखा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो भाई ऊपर ओमेगा क्रॉस की तो जो जेड जो ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ होगी, इस ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अपन को राइट डाउन लिखना है सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर द कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ऑफ द पिक एज सीन बाय द समवन स्टैंडिंग ऑन द टर्न टेबल। यदि कोई उस पर खड़ा हो तो भाई अपन रोटेटिंग फ्रेम पर फोर्स जानते हैं, तो क्या होता है, अपन ने अभी निकाला है क्वेश्चन ए में, रोटेटिंग फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फ्रेम मतलब इनर्शियल फ्रेम माइनस कोरिलेस फोर्स माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी रोटेटिंग माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। वहाँ पर अपन ने ओमेगा स्मॉल ले रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओमेगा को मैं लिखने पर थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं इस ओमेगा ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन में ये कंसीडर करना है, तो मगर मैं इसको ये कंसीडर करके कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इससे करना चाहो तो इससे कर सकते हो, इस एंगुलर वेलोसिटी से, बट मैं इस सिंबल एंगुलर वेलोसिटी से करूँगा। तो ये कोरिलेस फोर्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो सिंस द पक पुक द फ्रिक्शन लेस एंड हॉरिजॉन्टल टेपर के लिए जो रियल फोर्स, जो एक्स वाई प्लेन में जो रियल फोर्स लगने वाला था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट हो जिस पर खड़ा हो, स्टैंडिंग कर रहा हो, तो इस पर कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो क्या होगा, एक्स कोमा वाई आएंगे। तो एक्स आई के प्लस वाई जे के आएंगे। तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स डॉट आई के प्लस वाई डॉट जे के। तो ओमेगा, क्योंकि मेरे को टर्म्स चाहिए ओमेगा क्रॉस वी आर, तो भाई वी आर इज इक्वल टू एक्स डॉट आई के प्लस वाई डॉट जे के। अब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा है और ये जेड डायरेक्शन में, क्योंकि ये आपकी रोटेटिंग फ्रेम थी, तो ओमेगा की क्रॉस, क्योंकि आप राइट हैंड थंब रूल से लगाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी दोस्तों वो ओनली ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा के कैप आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई कैप जे कैप के कैप 0 0 ओमेगा, और ये क्रॉस प्रोडक्ट से कर रहा हूँ एच डॉट वाई डॉट, क्योंकि वी आर इज इक्वल टू एच डॉट वाई को 0। तो ये करने पर ओमेगा क्रॉस वी आर क्या आ गया, ओमेगा कोष्टक में माइनस वाई डॉट आई कैप प्लस एच डॉट जे कैप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ये वाली टर्म्स, ये वाला टर्म्स तो आ गया, ये वाली टर्म्स भी चाहिए। इसके लिए मैं ओमेगा क्रॉस आर निकाल लूँगा, फिर उस ओमेगा क्रॉस आर का मैं ओमेगा के साथ में कल अब इस क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँगा। तो ओमेगा क्रॉस आर का ओमेगा ओनली वाई जे डायरेक्शन में है, और आर क्या है, एक्स वाई प्लेन पर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल है एक्स वाई प्लेन की। एक्स वाई इक्वल टू 0, आई के भी इक्वल टू माइनस वाई ओमेगा माइनस जे माइनस एक्स ओमेगा। तो ये इस प्रकार से मैंने टर्म्स लिख दी है, ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा क्रॉस आर मैंने निकाल लिया, और ओमेगा ओनली जेड डायरेक्शन में है, तो ओमेगा यहाँ पर लिख दिया। ओमेगा क्रॉस आर के कंपोनेंट क्या है, माइनस जेड का कंपोनेंट क्या है ये, इसके भी मैंने कंपोनेंट तोड़कर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर में कर लिया। मतलब मेरा जो ये ओमेगा क्रॉस आर जो था वो इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। तो ये इक्वेशन थी, ये रोटेटिंग फ्रेम था, रियल फोर्स 0 हो ही गया था जो इनर्शियल फ्रेम में लग रहा था। तो माइनस 2m ओमेगा क्रॉस आर वी आर माइनस एम ओमेगा क्रॉस एम इंटू आर। तो 0 शुरुआत में 0 लगेगा, तो माइनस 2m ओमेगा, इसकी 2m, और इसकी वैल्यू आई थी ओमेगा माइनस आई केप ओमेगा वाई डॉट प्लस ओमेगा एक्स डॉट वाई जे केप, और इसकी वैल्यू आई थी माइनस ओमेगा स्क्वायर आया जो प्लस हो गया। ठीक है, और आर को लिख सकता हूँ एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो यहाँ से इस आर को मैं एक्स आई के और वाई जे के लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आई के और जे के मैं कंपेरिजन करूँ तो आई के का कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि ये होता है रोटेटिंग फ्रेम का फोर्स क्या होगा, एम आर डबल डॉट, मतलब एम डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। इस आर डबल डॉट को लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट आई के प्लस वाई डबल डॉट जे के। तो इससे आई के को कॉमन लूँगा तो टर्म्स आएगी वो एच डबल डॉट आएगी। जे के को यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करूँगा एक्स आई के प्लस वाई जे के, वो जे के को कॉमन लूँगा, जो टर्म्स आएगी क्योंकि ओमेगा क्रॉस वाई इससे आ जाएगा, और माइनस 2 ओमेगा एक्स डॉट किससे आएगा, इससे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का आई कैप में एक्स ओमेगा स्क्वायर इससे आ जाएगा इस टर्म से, और 2 ओमेगा वाई डॉट किससे आएगा, 2 ओमेगा वाई डॉट और इससे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट की मैंने टर्म्स आराम से निकाल ली है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से निकाल लिए। तो एक्स डबल डॉट जो होगा वो क्या हो गया मेरे पास, इस वैल्यू, और वाई डबल डॉट की ये माइनस 2 ओमेगा एच डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बी पार्ट में बोल रहा था कि सॉल्विंग करो दोनों इक्वेशन को, एच डबल डॉट वाई डबल डॉट को बाय द ट्रिक। ये अपन को दे रखा था ईटा की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई से मेरे करना था, दोनों को करना। तो ईटा डबल डॉट क्या हो जाएगा इस ट्रिक के द्वारा, तो ईटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, एच डबल डॉट प्लस आयोटा वाई डबल डॉट। एच डबल डॉट की वैल्यू पुट कर दी, वाई डबल डॉट की मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जो मैंने इक्वेशन ए पार्ट में निकाली थी उसमें मैं क्या करूँगा, ईटा डबल डॉट में आयोटा 2 ओमेगा कॉमन लूँगा, एक्स डॉट प्लस आयोटा वाई डॉट कर दूँगा, क्योंकि ईटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो ईटा डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट प्लस आयोटा वाई डॉट हो जाएगा। ईटा डबल डॉट क्या होगा, एक्स डबल डॉट प्लस आयोटा वाई डबल डॉट हो जाएगा, और इस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो माइनस आयोटा 2 ओमेगा ईटा डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर ईटा।
तो ये ईटा डबल, मुझे ईटा ऑफ टी निकालना है, सीधे सी बात है। तो ईटा डबल डॉट प्लस आयोटा टू ओमेगा ईटा डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर ईटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये डी स्क्वायर ईटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आयोटा टू ओमेगा डी ईटा अपॉन डी टी। तो यहाँ से मैं ईटा को कॉमन लूँगा तो डी स्क्वायर प्लस आयोटा टू ओमेगा प्लस ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जो डी को मैं एम से प्रूव कर लेता हूँ, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस आयोटा टू ओमेगा एम माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा ओमेगा, विच इज़ अ रिपीटेड रूट है। तो विच इज रिपीटेड रूट के लिए जो एम की वैल्यू आती है ए प्लस बी टी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। दिस इज द सी एफ पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ पार्ट जो आता है ए प्लस बी टी ई की पावर माइनस एम ओमेगा। तो एम की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है। सी पार्ट मेरे पास बोल रहा है कि भाई एक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है और आई पुश द पक फ्रॉम द पोजिशन आर नोट दे रखा है विद वेलोसिटी वी नोट वी एस डॉट और वी वाई डॉट, ऑल मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू टर्न टेबल, सो दैट उस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है भाई, टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है और आर नोट की वैल्यू एस नोट जीरो और वी नोट की वैल्यू दे रखा है वी एस नोट और वी वाई नोट। ठीक है, ईटा और टी तेरे को यह आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसकी इक्वेशन तेरे पास ये टी बराबर जीरो रखेगा, टी बराबर जीरो रखेगा तो ईटा जो आएगा टी बराबर जीरो पर, टी बराबर मतलब ये आर नोट एक प्रकार से ईटा ऑफ टी मान सकता है तू। तो यहाँ पर क्योंकि ये इक्वेशन बन गई है आर ऑफ टी, ऐसे भी लिख सकता है ए प्लस बीटा टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ईटा की तो एक्स टी बराबर जीरो और वाई बराबर टी बराबर जीरो पर आर नोट की वैल्यू क्या होगी, एस नोट कोमा जीरो। तो एस नोट इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ये वाला टर्म हट गया और यहाँ पर भी ई की पावर जीरो ये हट गया, मतलब एस नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। जब मैं को वी नोट की बात करना हो तो ईटा डॉट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एच डॉट प्लस आयोटा वाई डॉट करा तो ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वी एक्स डॉट आ जाएगा ये वी वाई डॉट की टर्म्स में। तो टी इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट डिफरेंशियल में करूँगा, ए प्लस बी टी कॉमन ले लिया, एक्सपोनेंशियल कर लिया कि पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है और आयोटा ओमेगा टी का माइनस आयोटा ओमेगा होगी। अब ये ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को बाहर निकाल दिया, जीरो प्लस बी वन कर दिया तो जीरो प्लस बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ईटा डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस आई वी एक्स प्लस आई वी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को बाहर निकाला कोष्टक में, बी माइनस आयोटा ओमेगा ए प्लस बी टी, कोई दिक्कत नहीं। अब ए को आपने क्या मान रखा था, एस नोट मान रखा था, टी इक्वल टू जीरो पर ए को एस नोट होगा और वी जो होगा वो वी एक्स नोट और वी एक्स की वैल्यू वी एक्स नोट होगी और वी, तो वी एक्स नोट प्लस आयोटा वी वाई नोट ई की पावर जीरो, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो है, बी माइनस आयोटा ओमेगा और यहाँ पर भी टी की वैल्यू जीरो, तो यह वाला पार्ट भी हट जाएगा। तो बी यहाँ से बी माइनस आयोटा ओमेगा ए की वैल्यू क्या है, एस नोट रखी थी अपन ने, तो बी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा दोस्त वी एक्स नोट प्लस आयोटा वी वाई नोट प्लस ओमेगा एक्स नोट, क्योंकि ये इसके इक्वल आया है तो भाई आयोटा इसमें भी आया था तो इधर आयोटा जाने का भी यह कोष्टक में हो जाएंगे। और वी एक्स नोट था ऐसा नहीं, तो वी एक्स नोट प्लस आयोटा वी वाई नोट प्लस ये उधर चल गया तो प्लस ओमेगा एक्स नोट, और ईटा ऑफ टी जो होगा ए प्लस बी टी है और ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है। तो ईटा ऑफ टी जो होता है ए की वैल्यू यह आ गई, आयोटा बी की वैल्यू यह आ गई और ये टाइम, कोई दिक्कत थोड़ी है क्योंकि मैंने ए की वैल्यू एस नोट पुट कर दी है। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वी एक्स नोट, तो यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो पी एक्स नोट टी प्लस आयोटा वी वाई नोट प्लस ओमेगा एक्स नोट, ये भी टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट इधर टी लग गया और ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा है, तो ईटा ऑफ टी लिख दिया मैंने। बट मुझे प्रूव तो भाई ये करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए ईटा ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को मैं
कोस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो ये अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब तुम जानते हो कि ईटा ऑफ टी को लिख सकता हूँ एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। तो जो आयोटा का कंपोनेंट होगा ये वाई ऑफ टी, और जो विदाउट आयोटा का कंपोनेंट होगा, जो रियल पार्ट होगा, वो क्या होगा, मेरा एक्स ऑफ टी होगा। अब देखो ये मेरा पूरा रियल पार्ट बन रहा है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ जब भी रियल पार्ट बनेगा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रियल पार्ट बन गया, इसको इससे करूँगा तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वी वाई नोट प्लस ओमेगा एस नोट वाला कंपोनेंट टी और साइन ओमेगा टी। तो भाई ये, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी वाला कंपोनेंट, जिसमें एक्स ऑफ टी क्या बना, ये पूरा बना, एक तो इसको इससे करने पर और एक इसको इसका करने पर रियल पार्ट बना, ठीक है। और वाई ऑफ टी इमेजरी पार्ट किससे बनेगा, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर और एक इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, ये मेरा इमेजरी पार्ट बन गया। तो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी मैंने निकाल लिया, और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी, तो मैंने प्रूव कर दी है आपके लिए, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डी पार्ट में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, स्केच करना है द बिहेवियर ऑफ द पक फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी। तो भाई अब मेरे पास जो ए प्लस बी टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी जो ईटा ऑफ टी निकाला, उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो मतलब ये जो ईटा ऑफ टी है तो फॉर लार्ज वैल्यू के लिए, तो इसका जो ईटा ऑफ टी का जो एम्पलीट्यूड निकालूंगा मैं, तो ए प्लस बी टी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए प्लस बी टी, और ई की पावर माइनस आई एक्सपोनेंशियल पार्ट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो फॉर लार्ज वैल्यू टी द टर्म्स कंटेनिंग करेगा टी डोमिनेट द टर्म that are the constant the magnitude of the position vector is ईटा ऑफ टी का। अब यहाँ पर ईटा ऑफ टी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ए प्लस बी टी, तो ए की वैल्यू क्या आती है एक्स नोट, बी की वैल्यू क्या आती है वी एस नोट प्लस आयोटा वी वाई नोट प्लस ओमेगा एस नोट, और यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसका मोड लूँगा, मतलब तो रियल पार्ट ये है तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है इसका स्क्वायर। अब टी को बाहर निकाल दूंगा तो टी भाई इसमें आ रहा है और इनमें आ रहा है, बट इसमें टी नहीं आ रहा, तो एस नोट बाई टी हो जाएगा वी वाई नोट प्लस ओमेगा एस नोट। पार्टिकल मूव करेगा अवे फ्रॉम द ओरिजन, अवे ओरिजन से पार्टिकल अवे करेगा लीन, क्योंकि देख ये इसको मैं वाई मान लेता हूँ, वाई मान ला कोई भी टी, और ये भाई ये जो चीज़ बनेगी ये कांस्टेंट है, तो ये टाइम से रेस्पेक्ट में है, तो भाई ये एक लीनियर इक्वेशन जैसी बन रही नहीं बन रही कुछ टर्म्स में, कैपिटल वाई इज इक्वल टू टी कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल एक्स मान लो, तो ये एक प्रकार से ओरिजन जैसी बन रही नहीं बन रही। तो पार्टिकल मूव करेगा अवे फ्रॉम द ओरिजन लीनियरली, लीनियर इक्वेशन जैसे बन रही नहीं बन रही, क्योंकि इसको मैं अलग मान लूँ, ये टी कंपोनेंट आ गया और ये वाई कंपोनेंट मान लो, तो पार्टिकल मूव करेगा अवे फ्रॉम द ओरिजन लीनियरली विद टाइम वाइल जब रोटेटिंग करेगा। मतलब एक आपकी टेबल है, रोटेटिंग टेबल है, ये जो रोटेट कर रही है और ये पार्टिकल पी है, इसको आप फेंक रहे हो तो ये यहाँ से फेंक रहे हो तो ओनली ये लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। जब आप कोई भी आपकी टेबल रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, और ये पार्टिकल को आपने फेंका तो ये पार्टिकल ऐसा गया, ऐसे यूं गया और यूं चला गया, तो एक लीनियरली में गया, तो ये लीनियरली इक्वेशन जैसे बन रहा है। तो द पक स्पायर आउटवर्ड इंसेंसली आइडेंटिफाई दिस मेक द फिजिकल सेंस की इनर्शियल फ्रेम में द पक इज सिंपली स्लाइडिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एट अ कांस्टेंट स्पीड से ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। इस फ्रिक्शन रोटेटिंग टेबल में फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिकॉज द ऑब्जर्वर इज द रोटेटिंग टर्न टेबल दैट स्ट्रेट लाइन लुक कर रहा है लाइक अ अनवाइंडिंग स्पाइरल। तो मतलब स्ट्रेट लाइन कर रहा है, लीनियर इक्वेशन जैसा फील बन रहा है। तो अब ई पार्ट में दोस्तों आपका क्या बोला गया था कि ये जो एक्स नोट टी और वाई नोट टी निकला है, एस नोट की वैल्यू 1 रखो, ओमेगा की वैल्यू 1 रखो, और ये 6 पॉइंट थे मेरे। तो मेरा ये एक्स ऑफ टी था और ये वाई, मैंने एक्स नोट की वैल्यू 1 रखा, ओमेगा की वैल्यू 1 रखा, और वी नोट की वैल्यू वी एस नोट और वी वाई नोट लिख दिया, ठीक है। अब अलग अलग पॉइंट के लिए मैं 6 पॉइंट निकालूंगा, तो आराम से उससे मैं ट्रेस निकाल सकता हूँ, बट ये कंप्यूटर कोड से होगा इसलिए ये नहीं आएगा ई पार्ट, ठीक है। अब ट्यूटोरियल 10 करते हैं। ट्यूटोरियल 10 में दोस्तों इनर्शिया का यूज़ होगा, इनर्शिया टेंसर का यूज़ होगा। जो इनर्शिया टेंसर होता है वो आई क्या होता है, ये नोड कंपोनेंट में होता है, आई एक्स एक्स आई वाई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड जेड एक्स जेड वाई जेड जेड। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, यदि आपको आई जे निकालना है तो
ये तो कंटिन्यूस के लिए इज इक्वल टू डी एम होता है। डी एम मतलब मास होता है। मास को एक तो वॉल्यूम डेंसिटी डी वी भी लिख सकता है। इस डी एम मास को सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी दे दिया, और डी ए भी लिख सकते हो। इस डी एम को आप लीनियर की बात करें तो लीनियर डेंसिटी भी होता है, लीनियर मास डेंसिटी, और डी एल लिख सकता है। यहाँ पर वॉल्यूम का मेन चीज़ तो ये है, डेल आई जे माइनस एक्स आई एक्स जे, डेल आई जे माइनस एक्स आई एक्स जे, या समीशन इज इक्वल टू डेल आई जे आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर आएगा, रुक जाओ, डेल आई जे आर स्क्वायर माइनस एक्स आई एक्स जे। यदि आई इक्वल टू जे आ गया, मतलब आई इक्वल टू जे आ गया, तो डेल आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आई इक्वल टू जे के लिए 1 हो जाएगी। अब जैसे ही मतलब माना कि एक्स एक्स है तो आई इक्वल टू जे आ गया, इसके लिए 1 होगी, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया, और एक्स एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यदि ये आर स्क्वायर यहाँ रखूँ तो यहाँ पर बचेगा आई एक्स एक्स क्या होगा, आई वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और इंटीग्रेशन में डी एम यूज़ होगा। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, डेल आई जे आर स्क्वायर माइनस एक्स आई एक्स जे, और यहाँ पर रो डी वी की जगह डी एम भी यूज़ कर सकता हूँ, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर करा। इसी प्रकार आप आई वाई वाई के लिए निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार आई जेड जेड के लिए निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब जब आप एक्स वाई के लिए निकालोगे, एक्स वाई के लिए निकाल रहा है मतलब आई एक्स वाई, तो एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए दोस्तों 0 आ जाएगा, कॉनिकल डेल्टा एक्स वाई, तो ये वाई जेड इज इक्वल टू डी एम। तो माई इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम। यदि एक्स जेड के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स जेड के लिए निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन माइनस एक्स जेड डी एम। इसी प्रकार वाई एक्स के निकाले तो वाई एक्स डी एम। इसी प्रकार दोस्तों वाई जेड के लिए निकाले तो वाई जेड डी एम, जेड एक्स के लिए निकाले जेड एक्स डी एम, और जेड वाई के लिए निकाले तो माइनस जेड वाई डी एम। और इस प्रकार से आप कर सकते हो। और ये आई एक्स एक्स याद रख लो भाई, आई एक्स एक्स है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, वाई स्क्वायर, एक्स को छोड़ के क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई आई है तो वाई को छोड़ कर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एम। और ये तो कंटिन्यूस में है, और यदि जेड गिवन है तो जेड को छोड़कर आई जेड जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। आई एक्स वाई दे दिया, आई जेड दे दिया, तो इंटीग्रेशन कर दो, माइनस साइन लगाना देना बस सब में ही, और एक्स वाई डी एम, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया तो भाई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स आई की मैट्रिक्स और ओमेगा की मैट्रिक्स क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। को टोटल एनर्जी पूछ ली, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ओमेगा टी आई ओमेगा होता है, ठीक है। अब अपन इसका 9 ट्यूटोरियल कर 9 क्या 10 ट्यूटोरियल करते हैं इसका। तो फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर का, इनर्शिया टेंसर यूज़ करना है फॉर अ स्पिनिंग टॉप दैट इज़ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। मास कैपिटल एम दे रखा है, हाइट एच दे रखा है, बेस रेडियस दे रखा है, स्पिनिंग कर रहा है अबाउट इट्स टिप के बाद चूज़ करना है जेड एक्सिस को अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। एम और सिमेट्रिक का मतलब उसके अराउंड ये क्या कर रहा है। आप वो चक्का नहीं जानते आप, जिसको आपने अपन बचपन में बहुत चलाया होगा, ये स्पिनिंग तो आपने बचपन में चलाया होगा ना, ये भाई मज़ा आता था भाई, रस्सी बांध के फिर गोल गोल घूमता था, इस प्रकार से गोल गोल घूमता था, बहुत आनंद आता था बाइक चलाने में। बचपन के भी क्या दिन थे भाई। इस प्रकार से स्पिनिंग टॉप है ये, लट्टू बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में इसको। तो भाई इसका मुझे निकालना है, और ये जेड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सिमेट्रिक है। ये जेड एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये सॉलिड कौन ही है, तो इस प्रकार से है ये। तो इस सॉलिड कोन का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर निकालना है। कंसीडर, अब इसके को निकालने के लिए मैं एक छोटी सी डिस्क कंसीडर कर लूँगा, इसमें एक छोटी सी डिस्क कंसीडर कर लूँगा, क्योंकि सॉलिड कोन किससे बनता है, छोटी छोटी अलग रेडियस की डिस्क से बनता है। तो कंसीडर करना है डिस्क एलिमेंट ऑफ द कोन एट हाइट जेड पर, और जेड एक्सिस के अलावा क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो फ्रॉम द वैल्यू विद थिकनेस डी जे एंड रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये स्मॉल आर रेडियस की और स्मॉल डी एम मास का, मैं एक छोटी सी डिस्क कंसिडर कर लूँगा जिसकी थिकनेस कितनी होगी दोस्तों, डी जे होगी। इसकी थिकनेस कितनी होगी, डी जेड, और इसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी, और मास कितना होगा इस डिस्क का, डी एम मास होगा। कितना मास होगा दोस्त, डी एम मास होगा। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया। तो एरिया तो कितना हो गया, ये छोटी सी डिस्क है तो भाई ये इस प्रकार से डिस्क बना रही होगी,
स्मॉल आर रेडियस की डिस्क बना रही होगी, ये इस प्रकार से, ये छोटी सी इस प्रकार से रेडियस की डिस्क बना रही होगी, कैपिटल आर रेडियस की। तो ये आपकी यदि कौन देखोगे तो इस प्रकार से ये छोटा सा एक रेडियस बना रही होगी, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का। सिमेट्रिक होगा जेड एक्सिस के अलावा, जितना इधर है जितना उधर है। तो इसका एरिया इंटू क्या होगा, थिकनेस। तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस क्या है तो इसको इसकी डी जे। अब इसका जो इस सॉलिड कोन का या स्पिनिंग टॉप जब बोल दूँ या सॉलिड कोन बोल दूँ, उसका जो वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी वो क्या होगी, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास कितनी है, कैपिटल एम, और इसका जो वॉल्यूम क्या होगा 1/3। कोन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी है इसकी, मानो एच हाइट है, कंसिडर कर लो 3m इज टू पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी आ जाएगी। डीएम इज टू क्या आएगा, रो डीवी। रो मतलब क्या होता है दोस्तों, मास वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है। मतलब क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में परजेंट मास, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में परजेंट मास कितना है, वो मेरा रो पता चल गया। तो इससे मैं पता लग सकता हूँ कि भाई ये इतने वॉल्यूम में मास कितना है। तो भाई यूनिट वॉल्यूम में परजेंट मास मुझे पता चल गया, तो मैं इस डीवी वॉल्यूम में परजेंट मास कितना है ये डीएम पता लगा लूँगा। तो डीएम इज इक्वल टू रो डीवी कर दूंगा, तो डीवी ये आ गया और रो ये आ गया। तो मुझे कितने भी, मुझे माना कि आपके पास एक चॉकलेट की वैल्यू पता चल गई, तो भाई कितने भी चॉकलेट की वैल्यू पता लग जाएगा, फीलिंग आ जाएगी नहीं आएगी। मुझे इसकी कौन की 100 पार्ट कर दूँ तो एक पार्ट का मुझे मास पता चल गया वॉल्यूम मास डेंसिटी से, तो मैं इसका 10 पार्ट का निकाल सकता हूँ, तो और डीएम मास का निकाल सकता हूँ। तो डीएम इंटू उस एक पार्ट का मास, तो उस पार्ट का मुझे पास क्या आ जाए, उस पार्ट का वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा। यूनिट वॉल्यूम में परजेंट मास पता चल गया, तो जितने भी वॉल्यूम दे दे उसमें परजेंट में मास निकाल सकता हूँ। तो डीवी वॉल्यूम में परजेंट मुझे मास निकालना है, तो डीवी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डीएम इज इक्वल टू रो डीवी। तो ये रो डीवी की वैल्यू, ये रो की वैल्यू। अब सिमिलर ट्रेंगल, अब ट्रेंगल क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल, एक तो छोटा वाला ट्रेंगल और ये एक बड़ा वाला ट्रेंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या 90 एंगल बन रहा है। तो इसका ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस और ये वाली हाइट और ये पूरी हाइट का रेशियो क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल एच, यह इक्वल हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल जेड स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा, रेशियो क्या होगा, बाय अ सिमिलर ट्रायंगल द रेडियस आर एट हाइट जेड इज रिलेटेड टू द बेस रेडियस कैपिटल आर एंड द टोटल हाइट एच। ये थ्योरम होती है दोस्तों। तो स्मॉल आर अपॉन इस जेड, क्योंकि ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इसका रेडियस का रेशियो इज इक्वल टू इसका हाइट और इसका टोटल हाइट का रेशियो, इसका हाइट कितना जेड और इसका हाइट कितना है कैपिटल एच है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर जेड अपॉन एच हो जाएगा, कैपिटल आर जेड अपॉन एच इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डीएम में भाई स्मॉल आर की जगह यहाँ पर जेड स्क्वायर आर, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच स्क्वायर रख दिया, डीजे रख दिया। तो मेरा मास की डीएम स्मॉल जो मेरा थिक जो ये सॉलिड कोन था उसमें मैंने जो डिस्क कंसिडर करी थी, इस डिस्क जो डीएम मास की डी जेड थिकनेस की जो डिस्क है ना भाई, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, मास की वैल्यू निकाल ली है डीएम थिकनेस के मास की। तो इनर्शिया ऑफ द डिस्क, डिस्क का जो इनर्शिया होता है वो कितना होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो इस डिस्क का इनर्शिया होता है दोस्तों कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आपको। और एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका इनर्शिया होता है डिस्क का, कौन का नहीं, 1/4 एम आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/i जे इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, ये डिस्क का होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो डी आई जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हाफ डी एम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एम की वैल्यू यहाँ से ठोक दो दोस्तों, आर स्क्वायर आर की जगह आप ये रख दो ना, ये अपन ऊपर निकाला है जो आर की जगह जे आर अपॉन एच, तो आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, जे स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और डी जे कॉन्स्टेंट वाला पार्ट बाहर निकालो, डी जे के रेस्पेक्ट में है, तो जे की पावर जे क्या आ रहा है, 0 से लेकर एच तक जा रहा है, मतलब ये जो थिकनेस की है ये आप जे कंसीडर कर रहे हो, तो ये कहाँ से,
पूरी ये यहाँ तक छोटी छोटी अलग अलग रेडियस की डिस्क बन रही है, और हाइट कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर जेड तक जाएगी। तो हाइट क्या होगी दोस्तों, 0 से जेड तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से जेड तक, यहाँ 0 से एच तक इसकी लिमिट लगा दी, क्योंकि हाइट क्या होगा 0 से एच तक जाएगी। जे की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जे की पावर 5/5, तो एच रख दिया, एच की पावर 5/5, तो आई जे की वैल्यू जेड एक्सिस के अलग जो इनर्शिया हो जाएगा स्पिनिंग टॉप का, वो 3/10 mr² होगा, 3/10 mr² होगा। अब पैरेलल एक्सिस के अलग निकालना है, तो अपन जानते हैं कि जो आई एक्सिस क्या होता है, पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो डायमीटर ऑफ डिस्क मतलब डिस्क का जो डायमीटर, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। तो आई एक्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1/4 mr²। एक्स एक्सिस विच पास थ्रू करता है टिप एट द ओरिजन इज पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द डिस्क डिस्टेंस जेड फ्रॉम द ओरिजन। तो आपको यहाँ पर थ्योरम पता होनी चाहिए एक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है दोस्तों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि जिस पर आपको निकालना है डी डिस्टेंस पर इज इक्वल टू आई जे प्लस आई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोस्तों ये होती है, जैसे आपका आगे ये सिस्टम है, आपका ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बट ये जो इस पर जो डी डिस्टेंस है, इस पर ये एक्सिस मानो कि आपका ए डैश बी डैश है, और ये ए और बी है। इस पॉइंट के अबाउट मतलब ये आई नॉट, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम टी स्क्वायर। एम सिस्टम का मास होगा, तो आई सी के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इससे डी डिस्टेंस पर इस अनदर एक्सिस ए डैश बी डैश पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकता है, आई सी जिस एक्सिस से पता है उस पर एम प्लस एम डी स्क्वायर इस डी डिस्टेंस पर। उसी प्रकार आई एक्स एक्स कैसे निकाल सकता है दोस्तों, आई डी आई एस एस, क्योंकि आई एस एस पैरेलल टू द होता है डायमीटर ऑफ द एक्सिस, इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क 1/4 mr²। तो डिस्क जो होगा वो क्या होगा, 1/4 एक्सिस के अलोंग 1/4 dmr² हो जाएगा, प्लस dm/z²। देखो कैसे आया दोस्तों आपका, यह आपका अपना कौन था, यह कौन था, यह आपने छोटी सी डिस्क मानी है कैपिटल आर, ये छोटी सी डिस्क यहाँ पर, क्योंकि ये जेड एक्सिस ऊपर जा रहा है तो एक्स वाई प्लेन यहाँ पर होगा, क्योंकि जेड एक्सिस ये है तो यहाँ पर एक्स होगा, और यहाँ पर ये जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट पर एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो इस एक्स एक्स के अलोंग निकालना है, तो यह आपको एक यहाँ पर एक छोटी सी आपने डिस्क मान रखी, इस डिस्क में भी ये एक्स एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स एक्स डैश। तो इस एक्स एक्स डैश का आपको पता है कि इस एक्स एक्स डैश का क्या होता है, डी एम आर अपॉन डी एम कैपिटल R²/4। अब इसका निकालना है, इसका निकालने का मतलब क्या होगा, आपका पूरा कौन का निकालना है, तो इसका पता है, तो ये आपको पता है आई इज इक्वल टू, इसमें डिस्टेंस कितनी है जेड, तो प्लस आई प्लस एम जेड स्क्वायर, और जेड ठीक है, कोई दिक्कत रहने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता था dm/² प्लस dm/z²। तो डिस्टेंस कितनी थी इसका पता है, इसका निकालना है, तो ये इसका पता चल गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी dm/z², तो 1/4 r² प्लस z², जेड पर डिस्टेंस dm। तो ये क्या निकल गया, आई एक्स एक्स क्या है मेरा पास दोस्तों, आई एक्स एक्स पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो आई एक्स एक्स मेरे पास आराम से निकल गया, इंटीग्रेशन करने में पूरा पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। R² की वैल्यू मैंने लिखी थी, ठोक दी, आई डी आई एस 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 निकल जाए 3m/h³, और यहाँ पर जोड़ बाई गुना भाग है, 0 से लेकर h हाइट तक करना है, तो भाई आई एस एस की वैल्यू निकल जाएगी 3m/5 r² प्लस h²। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है, तो सिंस द एक्स दिस इन द S6 आर चूजन करो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन द ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि अपन को आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए डिस्क के लिए क्या होता है dm/r²/4 होगा। तो भाई ये जो कोण है ये दोनों हॉरिजॉन्टल, ये जो डिस्क का ये है ये हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स और वाई दोनों ही हॉरिजॉन्टल में है, ये भी हॉरिजॉन्टल, और इनर्शिया भी क्या होता है सेम होता है। तो आई एस एस और आई वाई यदि इसको भी कैलकुलेट करोगे जब भी आपकी वैल्यू यही आएगी। अब आपको बताया कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, द एक्सिस चूजन के अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कोन, क्योंकि द ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे। क्यों होंगे जीरो,
क्योंकि सिमेट्रिक क्वेश्चन में आपको दोस्तों बोल दिया गया था सिमेट्रिक के बारे में कि द स्पिन टॉप इज यूनिफॉर्म, द स्पिन टॉप द चूजन द जेड एक्सिस अलोंग द सिमेट्रिक ऑफ द कोन। सिमेट्रिक बोल दे या प्रिंसिपल मोमेंट बोल दे, इसमें क्या होता है जो इनर्शिया टेंसर होता है उस इनर्शिया टेंसर के ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, जीरो होते हैं। आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड ही निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्री के अलोंग ही लाई करेंगे। आई एक्स एक्स वाई निकालेंगे तो आई वाई जेड निकालेंगे तो जीरो होंगे, सिमेट्रिक या प्रिंसिपल मोमेंट के अलोंग। तो अब डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड निकालेंगे, इन सब की वैल्यू होंगे, तो इनर्शिया टेंसर अपन ने निकाल लिया है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि एक सो ऐड करना प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ एनी रिजिड बॉडी सेटिस्फाई। अब प्रिंसिपल मोमेंट ये इनर्शिया टेंसर है, प्रिंसिपल मोमेंट मतलब ओनली डायगोनल एलिमेंट ही आएंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेंगे, ठीक है। और उसमें जो अपन बात है ये डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइगन वैल्यू होती है इनर्शिया की, ठीक है। तो इस इनर्शिया की आइगन वैल्यू तो निकल जाएगी, तो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री एक इनर्शिया की आइगन वैल्यू होगी। और ये प्रूव करना है, प्रूव करना है कि रिजिड बॉडी सेटिस्फाई करेगी प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ एनी रिजिड बॉडी, कौन सी भी एनी बॉडी सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। इन पर्टिकुलरली इफ़ यदि लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू हो तो लेमडा थ्री लेस देन इक्वल टू टू लेमडा वन होना चाहिए। और फॉर व्हाट शेप ऑफ द बॉडी इज लेमडा थ्री इज इक्वल टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू होगा, ये मुझे बताना है। तो दोस्तों लेमडा थ्री ग्रेटर देन लेमडा वन प्लस लेमडा टू मतलब लेमडा थ्री लेमडा थ्री आर द आइगन वैल्यू विच वी कॉल्ड द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो लेमडा वन मतलब आई एक्स एस भाई ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एम। आई वाई वाई क्या होता है जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एम। आई जेड जेड क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। आई वन प्लस आई टू दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो डी एम कॉमन लेकर वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस डी एम से ये निकाल लिया और ये टू जेड स्क्वायर डी एम का पार्ट आ गया। तो मतलब सीधी सी बात आई, ये बन गया है और ये बन गया है मेरा जेड स्क्वायर डी एम। तो ये बन गया भाई लेमडा वन प्लस लेमडा टू, लेमडा थ्री में कुछ ऐड हो रहा है मतलब लेमडा प्लस लेमडा टू इक्वल टू लेमडा थ्री में कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब लेमडा थ्री से तो ज़्यादा ही है ये चीज़ तो मेरा प्रूफ हो गया। अब मेरे को दे रखा है लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू है, तो ये चीज़ प्रूव करो। लेमडा वन ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है मतलब लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू है, मतलब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एम। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना है कि लेमडा थ्री लेस देन इक्वल टू लेमडा थ्री लेस देन इक्वल टू टू लेमडा वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देंगे, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से ये दोनों जब इक्वल है तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। और मैं जब लेमडा वन प्लस लेमडा टू करूँगा तो जब लेमडा वन प्लस लेमडा टू कराता तो ये दोनों इक्वल होने के कारण टू लेमडा वन हो जाएगा, मतलब टू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब टू लेमडा वन बोल सकता है। और ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर आया था लेमडा थ्री समथिंग टू जेड स्क्वायर डी एम, टू जेड स्क्वायर डी एम, सीधी सी बात है लेमडा थ्री समथिंग कुछ आया सम इज इक्वल टू टू लेमडा वन। तो यहाँ से मैं आराम से बता सकता हूँ मेरे दोस्त कि लेमडा थ्री छोटा है, मतलब टू लेमडा वन बड़ा है लेमडा थ्री से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लेमडा वन प्लस, और तीसरे में पूछा था लेमडा वन प्लस लेमडा टू इज इक्वल टू लेमडा थ्री हो सकता है क्या, ये पूछा था ना कि फॉर व्हाट शेप ऑफ द बॉडी लेमडा
3 इजिकल टू लॉन्ग, तो मुझे शेप ऑफ द बॉडी बताना है कि वो कौन सी शेप ऑफ बॉडी है जिसमें लेमडा 3 इजिकल टू। तो उसके लिए भाई ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, मतलब जेड जीरो होना चाहिए। जेड जीरो कब होगा, जब एक्स वाई प्लेन होगा। तो भाई देख, तो वी हैव द लेमडा प्लस लेमडा टू इजिकल टू, ये आया। तो भाई जेड वाला पार्ट जीरो होगा जब भी लेमडा 3 इजिकल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 होगा। दैट मीन्स द मास कैन, मास तो जीरो नहीं हो सकता, जेड ही जीरो होगा। दैट मीन्स द रिजिड बॉडी लाई करेगी एक्स वाई प्लेन में, तो द बॉडी मस्ट भी होना चाहिए प्लेन लेमिना, जब ये पार्ट क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक थ्री फ्लैट यूनिफॉर्म मेटल ट्रायंगल दे रखा है, लाई कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन में, विद इट्स कॉर्नर एट 100 एंड द ओरिजन। इट्स सरफेस मास डेंसिटी दे दी, देखो सिग्मा की वैल्यू दे दी। तो फाइंड करो ट्रायंगल का इनर्शिया टेंसर और व्हाट इज द प्रिंसिपल मोमेंट और करस्पॉन्डिंग एक्सिस, का मतलब होता है आइगन वेक्टर। ठीक है, यूनिफॉर्म मेटल ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई प्लेन में, टेंसर लेने की जरूरत नहीं है, वर्टिक्स दे रखी है, सरफेस मास सरफेस डेंसिटी दे रखा है। तो मास क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया होता है। तो ये मास डेंसिटी और एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। तो मास कितना हो गया 12। अब ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल इस प्रकार से ये 3 वर्टिक्स दे रखे, तो ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पर रखो आप एक्स की वैल्यू, इस पॉइंट के लिए रखो तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो 1 आ गया। इस पॉइंट के लिए बात करो, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आई एक्स एस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन की बात करेगा, क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन की बात करा गया है, तो जेड इक्वल टू 0 होगा। तो आई एक्स एस के लिए जेड इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर डी एम हो गया, और डी एम क्या होगा दोस्तों, सिग्मा डी वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, डी वाई एक्स होगा। तो एक्स तो क्या होगा, 0 से लेकर 1 होगा, कारण वाई की जो लिमिट होगी दोस्तों, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस वाई हो गया। तो वाई की लिमिट, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ से वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स। तो वाई की लिमिट दोस्तों क्या होगी, इस वाई की लिमिट देख, एक्स तो इसके लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया, बट वाई की लिमिट दोस्तों 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक क्या करेगी, लाई करेगी। ये जो y की इस प्रकार से मैं लेना लगाऊं, तो इस y की लिमिट 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक लाई करेगी। तो 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ से इंटीग्रेशन करा तो 1 माइनस एक्स की होल पावर क्यू बाई 3, इसमें रखा सिग्मा की वैल्यू 24, 0 से लेकर 1 माइनस एक्स बाई 3 डी एक्स। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डी एस करा, सबसे पहले डी वाई का कर लिया, तो ये इसका कर लिया, तो डी एस का, और 8 1 माइनस है 0 से लेकर 1 तक है एक्स की, तो 0 माइनस 1/4 और 2 आंसर आ गया। ठीक है, बाय सिमेट्रिक द ट्रायंगल लुक कर रहा है द सेम इफ यू शेप द एक्स एंड सिमेट्रिक के लिए आई एक्स और आई वाई वाई दोनों ही 2 होता है। आई वाई वाई के लिए भी आप करके निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला लगेगा। आई वाई वाई के लिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर डी एम होगा, डी एम क्या होगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई, और वाई की लिमिट लगा दे 1 माइनस एक्स, 0 से लेकर 1, वाई को सॉल्व कर ले। वाई को सॉल्व करने के बाद एक्स की लिमिट वहाँ पर फॉलो हो जाएगी, इंटीग्रेशन करने के बाद वाई को पुट करने पर वाई को सोल्व कर, वाई की लिमिट पुट कर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी एक्स डी वाई, फिर डी एस की टर्म्स में 0 से लेकर 1 लिमिट सोल्व हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है, आई एस एस। एक तो ये परपेंडिकुलर थ्योरम होती है, एक पैरेलल थ्योरम होती है जो बताई थी, आई सी डी एस इक्वल टू क्या होगा, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। किसी अनदर एक्सिस के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये किसी डिस्टेंस पर इसका निकल जाएगा, आई जेड जेड क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अब आई एक्स जेड क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स जेड डी एम, तो भाई जेड की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, आई वाई जेड भी क्या होगा, जेड की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा। आई एक्स जेड 0 होगा तो आई जेड एक्स भी क्या होगा, 0 होगा, सिमेट्रिकल हो, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव एस जेड एक्स आएगा, तो जेड की वैल्यू 0। इस अब जेड वाई में भी क्या होगा, नेगेटिव जेड वाई आएगा, तो जेड की वैल्यू भी 0। तो आई एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम हो जाएगा, डी एम को सिग्मा
लिखा जा सकता है डी वाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस एक्स इसका करा तो वाई स्क्वायर बाई टू, वाई की वैल्यू वाई की अपर लिमिट सॉरी यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स, तो वाई की अपर लिमिट खोली 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई टू। एक्स यहाँ पर पहले से था अपने पास, तो 0 से लेकर 1 इसकी लिमिट थी। तो आई एक्स वाई को इसको एक्स को तोड़ा, इंटीग्रेशन करा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ठोकी, तो आई एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया -1। तो भाई इस प्रकार से इन्हें से टेंसर अपन ने निकाल लिया ट्रेंगुलर के लिए, ट्रेंगुलर लेमला के लिए। तो आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स वाई, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। तो आई एक्स एक्स ये निकाल लिया और बाकी सब जीरो थे। आई एक्स वाई और आई वाई एक्स की वैल्यू -1 और -1 थी क्योंकि सब में जेड आ रहा था क्योंकि ये प्लेन था। अब प्रिंसिपल मोमेंट निकालना। प्रिंसिपल मोमेंट का मतलब होता है आइगन वैल्यू निकालना, और एक्सिस का मतलब होता है क्या निकालना। प्रिंसिपल मोमेंट का मतलब क्या होता है आइगन वैल्यू निकालना, और एक्सिस का मतलब एक्सेस का मतलब होता है आइगन वेक्टर निकालना। क्या होता है दोस्तों आइगन वेक्टर्स निकालना। तो ये टेंसर हो गया, इसका आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ आई माइनस आइडेंटिटी लगाकर 2 माइनस लेमडा -1 0 2 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा। तो 4 माइनस लेमडा कोष्टक में ले लिया, 2 माइनस लेमडा से 2 माइनस लेमडा मैंने यहाँ से खोल दिया, 4 माइनस लेमडा से खोल दिया, इससे इसका कर लिया। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई और एक लेमडा इसको 0 करा तो इसकी लेमडा की वैल्यू आ गई 3, 1 और 3। तो अब प्रिंसिपल मोमेंट आ गए 1/3/4, 1/3/4। तो नाउ फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम पूछोगे भाई प्रिंसिपल मोमेंट तो क्या हुआ सिमेट्रिक होना चाहिए था। भाई पहले ये ओरिजिन के अराउंड था, मतलब पहले ये था अपने पास ओरिजिनल। जो अपने मैथमेटिकल प्रिंसिपल मोमेंट निकाले, ये जो आइगन वैल्यू अपन ने निकाली है, ये पर दोस्तों आइगन वैल्यू सोल्व किया है लेमडा इज इक्वल टू 134। तो हमें मैथमेटिकल तरीके से नया फ्रेम ढूंढना है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करके प्रिंसिपल एक्सिस 45 डिग्री पर वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोन पर ले जाएं तो नया टेंसर ऐसा दिखेगा। अभी अपना जो लाइन थी वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 थी। अब नया टेंसर जो अपना इस प्रकार से दिखेगा 1 3 4, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही अपने क्या होते हैं मैट्रिक्स होती है। तो ये प्रिंसिपल टेंसर होगा। अब यहाँ पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या थे जो 0 थे। अब अपन प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो अपने पास जो वेक्टर क्या था ये था, तो आइगन वेक्टर निकाल सकता हूँ अलग अलग आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग क्या होता है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है। ए यहाँ पर आई है तो आई की वैल्यू पता है एक्स वाई, और यहाँ पर अलग अलग लेमडा और एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर इक्वेशन होगी ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए वाई इज इक्वल टू -2x निकला। सेकेंड इक्वेशन लगाई, सेकेंड इक्वेशन के लिए -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4i निकला। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकेंड इक्वेशन देखो तो फॉलो तो करनी चाहिए थी भाई, बट इस y इज इक्वल टू -2x आ रहा है, बट इसमें y इज इक्वल टू -x/2 आ रहा है। तो भाई गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो भाई ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है क्योंकि y सेम है इसमें और इसमें y सेम है, बट इसमें -2x आ रहा है, इसमें -x/2। तो फॉलो तो करनी ही पड़ेगी। ये किस पॉइंट पर करेगी x y z के, ये x y के x और y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फॉलो कर जाएगी 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये इस पॉइंट पर क्या कर जाएगी दोस्तों फॉलो कर जाएगी। थर्ड में देखो, थर्ड रो थर्ड को होगा 4z इज इक्वल टू 4z होगा, मतलब ये क्वेश्चन फॉलो करके तो z इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो z को मैं कॉन्स्टेंट ले लूँगा तो x और y 0 होगी जब ये दोनों फॉलो होगा। बट इसके बिना ये जो आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बनेंगे वो पॉसिबल ही नहीं होंगे। ये जो एक्स ये इक्वेशन फॉलो ही नहीं होगी। तो इसको फॉलो करने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक्स और वाई दोनों 0 होंगे जब मामला बैठेगा। और जेड तो फॉलो हो रहा है तो जेड को क्या मान लिया, तो नॉर्मलाइज करने के बाद 0 0 1 हो गया, क्योंकि 0 0 प्लस 0 प्लस 1। अब लेमडा इज इक्वल टू 1 हुआ, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 होने का मतलब होता है मेरे दोस्त ये मेरा टेंसर था, ये मेरा x2 मान लिया और ये लेमडा 1 1। अब ये फॉलो करना चाहिए फर्स्ट रो। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई। इधर का मामला इधर से -x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो दोनों में सेम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं इधर का। तो यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4z इज इक्वल टू
यहाँ से कर रहा हूँ तो 4z 0 0 4z इक्वल टू जेड, तो यहाँ सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जेड को 0 मानना पड़ेगा जब जाके फॉलो होगा। जेड को 0 मानोगे तो ये इक्वेशन फॉलो हो जाएगी। अब इसमें x इक्वल टू वाई आ रहा है दोनों में, तो x को वाई को के मान लिया, तो दूसरी एक्सिस अलोंग द सिमेट्रिक लाइन के अलोंग एक्स वाई जेड जो हो जाएगी के 1, तो और जेड 0 हो तो 1/√2 1 1 0। लेमडा इज इक्वल टू 3 की बात करूँगा तो दोस्तों ये टेंसर है, ये अपने पास वेक्टर है, तो 3 फर्स्ट कॉलम करा x इक्वल टू -y, सेकंड करा x इक्वल टू y इक्वल टू -y, इसको इसके अलग करा तो यहाँ 4z इक्वल 3z, ये फॉलो नहीं हो रहा, तो z इक्वल टू 0 करूँगा जब जाके सिस्टम बैठेगा। अब x और y को मैं के कंसीडर कर, x की वैल्यू को के कंसीडर करूँगा तो y की वैल्यू -k होगी, तो तीसरा जो मेरा आइगन वेक्टर निकलेगा λ3, वो क्या होगा दोस्तों मेरा एक्स वाई जेड के माइनस के इक्वल टू 0 नॉर्मलाइज करने के बाद 1/√2 1 माइनस, तो मेरे पास ये जो 3 आइगन वेक्टर निकाले वही मेरे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो 3 आइगन वैल्यू निकाली वही में क्या है प्रिंसिपल मोमेंट है। बात आई नहीं आई समझ में? अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि एक ICM डिनोट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ रिजिड बॉडी का जिसका मास कैपिटल M है अबाउट अ सेंटर ऑफ मास CM के, सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई क्या है इज करेस्पॉन्डिंग द टेंसर और पॉइंट P डिस्प्लेस करा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास बाय द, ये डिस्प्लेसमेंट है डेल जो हो जाए ईटा ई जाई बोलते हैं सर इसे, इस ईटा ये अलग अलग सिंबल से यूज़ कर रहा है, और प्रूव देट द आई एक्स एक्स CM ये दोनों प्रूव करना है। ठीक है, इसको इसको पता नहीं शायद गामा मान लेता हूँ मैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ इसको सिंबल से यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से 3 डिफरेंसेस दे दिया एक्स वाई जेड में, ये एक्स में डिफरेंस है, ये वाई में डिफरेंस है, और ये जेड में डिफरेंस है। इसको कैसे कर सकता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है ये जो ICM लिखा हुआ है ना, ICM मतलब होता है इनर्शिया टेंसर, इनर्शिया का टेंसर है अबाउट सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अलोंग CM के अलोंग, और आई जो लिखा हुआ है इसका मतलब है दोस्तों इनर्शिया टेंसर है अबाउट पॉइंट P के अलोंग, और P जो होता है दोस्तों P इज द डिस्प्लेस CM बाई टेल इज इक्वल टू जाई ईटा, और ये जो सिंबल दे रखा है इसको ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है ना, और टोटल मास मुझे क्या दे रखा है दोस्तों कैपिटल M दे रखा है। अब मुझे प्रूव करना है ये 2 चीज़ें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मुझे एक डिफरेंस दे कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के, जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास के S डैश Y डैश और Z डैश है, और इसी प्रकार कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P पर नॉर्मल XY Z है। तो मुझे भाई इनमें डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना देगा डेल, तो भाई x डैश माइनस एक्स डेल में डिफरेंस दे रखा है ये इस प्रकार से डैश, तो ये x वाला है तो ये, और ये y में डिफरेंस दे रखा है ईटा, और ये z में डिफरेंस दे रखा है कितना, ये रिलेशन होता है वेक्टर रिलेशन से, ये वेक्टर रिलेशन से आता है, ये वेक्टर रिलेशन से भी आता है, और ये अपन को गिवन भी है। ठीक है, ये आप आराम से निकाल सकते हो रिलेशन से, सेंटर ऑफ मास के अराउंड R डैश और S फ्रेम और S डैश फ्रेम करके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का इनिशियल फ्रेम बनाकर कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। तो x इज इक्वल टू आ गया S डैश माइनस जाई, इससे आ गया y इज इक्वल टू वाई डैश माइनस ईटा, z इज इक्वल टू जेड डैश माइनस ये, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि S डैश DM इसमें यूज़ होगी प्रॉपर्टी y डैश DM और z डैश DM इक्वल टू 0 होगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, और ये मोमेंट जो है मास इनटू डिस्टेंस ये क्या होंगे दोस्तों 0 होंगे, क्यों, क्योंकि S डैश DM और y डैश DM फॉर CM कोऑर्डिनेट के लिए ये सब क्या होंगे, और जो मास होगा DM वो क्या होगा M होगा, क्योंकि आप यदि सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही आप निकाल रहे हो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग आप
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो या उसके अलोंग नहीं निकाल रहे हो, तो उसके अलोंग तो जो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो हो जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो हो जाएगा। अब मुझे निकालना है आई एस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एम। तो वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ ये, और जेड की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ ये। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर टी एम माइनस टू ईटा वाई डैश डी एम टू ये सिंबल जेड डैश डी एम प्लस ईटा स्क्वायर ये और ये डी एम। और तो ये सी एम से ये जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट जीरो होगा। अब ये जीरो, ये वाला जीरो क्यों होगा, क्योंकि मान लो पहले ओरिजिन कहीं कहीं पर भी था, उसके रेसेट में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे, सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर एस सी एम वाई सी एम और जेड सी एम। अब हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं दोस्तों, जिसका ओरिजिन दोस्तों सेंटर ऑफ मास पर रख लेते हैं। और नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड तो होगा, तो एक्स डेस में इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स सी एम, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वाई सी एम, और जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस वाई सी एम। अब तुम जब एक्स डैश डी एम निकालना चाहोगे तो एक्स माइनस एक्स सी एम निकालना चाहोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स डी एम माइनस एक्स सी एम बाहर निकल जाएगा और ये डी एम हो जाएगा। तो ये एक्स सी एम एम माइनस एक्स सी एम एम करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार एक वाई डैश सी एम, इस प्रकार से वाई डैश डी एम और वाई डैश इससे सेंटर ऑफ मास में ये प्रॉपर्टी होती है और द सी एम। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, तो आई एक्स बचा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है एक्स एक्स प्लस, और ये डैश लगा हुआ है तो मतलब सी एम के लिए, प्लस ईटा स्क्वायर जा स्क्वायर और कैपिटल एम। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो गया अपना। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए आई वाई जेड चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए। तो आई वाई जेड क्या होता है, आई वाई जेड क्या होता है, वाई जेड टी एम। तो वाई की वैल्यू पुट करूँगा दोस्तों, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई डैश माइनस वाई डैश माइनस ईटा, और जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड डैश माइनस डी एम। तो इस प्रकार से इसको आप सोल्व करोगे, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश जेड डैश ईटा जेड वाई डैश प्लस ईटा और डी एम। तो आई वाई जेड इज इक्वल टू क्या है, माइनस वाई जेड डी एम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करने पर वाई डैश जेड डैश डी एम माइनस ईटा कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, जेड डैश डी एम माइनस ये बाहर निकल गया वाई डैश डी एम प्लस ईटा बाहर ईटा और ये वाला डी एम। तो ये जीरो बचा क्या, माइनस वाई डैश, इसको बोल सकता हूँ आई वाई जेड सी एम प्लस ईटा जाई कैपिटल एम। शायद इसमें नेगेटिव साइन है, शायद हाँ इसमें नेगेटिव साइन है, क्योंकि बाहर का नेगेटिव भी तो लगेगा मेरे भाई। ठीक है, बाहर का नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, है तो यहाँ पॉजिटिव साइन, बट बाहर का जो नेगेटिव लगेगा इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये आई वाई जेड हो गया, इसको भी अपन ने प्रूव कर लिया। डी एम क्या था, ये एम है, ये जीरो, इसको बोल सकता हूँ आई वाई जेड। तो ये डैश लगा हुआ है तो सी एम हो गया ईटा एम। इस प्रकार से ये भी अपन ने क्या हो गया, प्रूव कर लिया है। नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये वाला पार्ट भी प्रूफ कर लिया है। अब चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको,
अपन ने जब ट्यूटोरियल 11 सोल्व करा था, क्लासिकल मैकेनिक्स 12 सोल्व करा था, 12 में जो लास्ट का जो पार्ट था ये वाला, इसमें सिम्प्लेटिक कंडीशन दे रखी थी। मैंने सिमेट्रिक पढ़ लिया था गलती से। सिम्प्लेटिक कंडीशन ये होती है दोस्तों, सिम्प्लेटिक कंडीशन आपको वहाँ पर पॉइजन इस प्रकार से कैनोनिकल वन तो होगा, सिम्प्लेटिक कंडीशन से कैनोनिकल प्रूफ तो हो जाएगा। ये पॉइजन से प्रूफ, वहाँ वो पूरा सिम्प्लेटिक कंडीशन से इसको ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करो कैनोनिकल है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइजन से तो कर लेंगे। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एम टी इक्वल टू जे। जे क्या होगी, एक प्रकार से सिम्प्लेटिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है दोस्तों, सिम्प्लेटिक मैट्रिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 1 -1 0। ये फिक्स होता है हर किसी के, 0 1 -1 0। तो ये जे हर किसी के लिए फिक्स होता है। और एम क्या होता है, देखो जैकोबियन होता है, डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, डेल क्यू अपॉन डेल, जिस प्रकार से वहाँ जैसे आप निकालते हो ना पॉइजन ब्रैकेट, तो ये देख पॉइजन ब्रैकेट में वो फॉर्मूला रहता है अपना समीशन का, डेल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, डेल कैपिटल पी अपॉन स्मॉल पी, माइनस फिर आता है डेल क्यू अपॉन स्मॉल पी, डेल कैपिटल पी अपॉन स्मॉल क्यू। तो इस प्रकार से दोनों मल्टीप्लाई, जैसे मान लो डेल क्यू अपॉन डेल कैपिटल पी और ऊपर डेल क्यू, मतलब इस प्रकार से जैकोबियन सा जैसा आता है, जैकोबियन ऑफ क्यू पी का स्मॉल क्यू और स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में जैकोबियन है। मैट्रिक्स की टर्म्स में जैकोबियन तो डिटरमिनेंट को बताता है और एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये मैट्रिक्स बना रहा है एम डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, इस प्रकार से मैट्रिक्स होती है। एम जे एम टी इज इक्वल टू जे आ जाएगा। ये इस प्रकार से यदि एम जे एम टी, एम की वैल्यू ये रखी दोगे आपको, क्यू कैपिटल क्यू और कैपिटल पी दे रखा होगा, और जे की वैल्यू 0 1 -1 0 ये फिक्स होती है। यदि सिम्प्लेटिक कंडीशन से पूछ ले तो ये सिम्प्लेटिक, और इसको मल्टीप्लाई एम निकाल लिया, जे निकल लिया और एम ट्रांसपोज कर लिया। इसको सोल्व करने के बाद यदि ये जे आ जाता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैनोनिकली हो जाएगा, कैनोनिकली प्रूफ हो जाएगा बाय सिम्प्लेटिक कंडीशन, सिम्प्लेटिक कंडीशन। ओके। और एक आपने यदि मेरा पीवाई की वीडियो देखा होगा तो छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, जब मैं डेल Q1, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 का डेल Q1 Q2 अपॉन डेल Q1 करूँगा, तो यहाँ पर Q1 Q2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर Q2 आएगा। मैं टी के रेस्पेक्ट में इसको जूम कर लिया था, सॉरी। तो यहाँ पर Q2 आएगा और यहाँ पर Q2 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो Q2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर Q1 आएगा। तो यहाँ पर हैमिल्टनियन गिवन था तो डेल एच अपॉन, तो यहाँ पर ये सब हट जाएंगे देखो। तो मुझे क्या लिखना था, डेल Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 डेल Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 आएगा, और फिर डेल एच अपॉन डेल P1, डेल एच अपॉन डेल P1 क्या आएगा, Q1, ठीक है। प्लस में Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 आएगा, मल्टीप्लाई में क्या है P2, मल्टीप्लाई में P2 है मतलब माइनस Q2 है। तो ये बन गया आएगा आपका इस प्रकार से Q2 Q1 माइनस Q1 Q2 आएगा वही 0, तो मतलब वही कंजर्व प्रूफ हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा Q1 Q2। बस यहाँ से सिली मिस्टेक कर गई थी, लास्ट का आंसर अपना सेम आया था, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक करी है मैथमेटिक्स के। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये अपना वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। देखते हैं फिर और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। आपका अच्छा जाए दोस्तों पेपर।